ज्वलंत मुद्दे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे बेहद खास कार्यक्रम डॉक्टर्स स्पीक्स में। जब से कोरोना की दस्तक हुई है उसके बाद से लगातार हर एक शंका को लेकर डॉक्टर्स के माध्यम से आपका उस शंका का समाधान करने की कोशिश रहती है। टीडी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश ये होती है कि आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, जो भी जिज्ञासाएं हैं कोरोना को लेकर, उसके संक्रमण को लेकर, उसके प्रसार को लेकर, आप सीधे डॉक्टर्स से बात करें और हमारी कोशिश होती है डॉक्टर्स के माध्यम से आप तक उनका समाधान पहुंचाने के लिए। और अब जबकि कोरोना के वैक्सीनेशन की तारीख का ऐलान हो गया, ऐसे में सबसे ज्यादा अब जोर इस बात को लेकर है कि वैक्सीनेशन जो कि 16 जनवरी से शुरू होना है उसकी एक तरीके से शुरुआत कैसे होगी। तो इस तमाम विषयों पर विस्तार से हम बात करेंगे। तमाम डॉक्टर्स भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शुभेंदु। Thank you, Arendra. As Arendra mentioned, we've been your constant companion through the pandemic, and now that the great news of the vaccination drive also came yesterday, still we continue to talk about the important precautions that would be crucial to stay safe from COVID-19. And you know the ways to connect with us by now. You can connect with us on the phone numbers. We'll be flashing them in just a short bit on the bottom of the screen. You can also connect with us on our Facebook page and Twitter handles. Post your questions there and we'll take it up with our medical experts. And without wasting a moment, let me introduce you to the guests who are joining us today in the program. Dr. Suryakant from King George's Medical College University, Lucknow. Welcome, sir, to the program. Also, Dr. Manjari Tripathi from All India Institute of Medical Sciences, Delhi. Welcome, Dr. Tripathi, and Dr. Veena Singh, All India Institute of Medical Sciences, Patna. A very warm welcome to all our medical experts. बिल्कुल, तो बिना समय बर्बाद किए हुए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सवालों को और समझने की कोशिश करते हैं कि अब जब हम वैक्सीनेशन के मुहाने पर आके खड़े हो गए हैं और वो भी खुद की देश में निर्मित मेड इन इंडिया एक तरीके से वैक्सीन को कहा जा सकता है, उस लिहाज से किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। डॉक्टर सूर्यकांत जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूँगा, किस तरीके से देखा जाए भारत उन महज चुनिंदा देशों में से है जो अपनी खुद की बनाई हुई वैक्सीन के साथ में 16 तारीख से वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ने जा रहा है। कितनी बड़ी उपलब्धि भारत के लिहाज से। डॉक्टर सूर्यकांत जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे ही नया वर्ष शुरू हुआ और जैसे ही हमने एक दूसरे को ग्रीट करना शुरू किया कि हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष मंगलमय हो, और पहले दिन से ही बहुत अच्छी अच्छी खबरें आई हैं। 2020 हमारा बीता कोरोना से लड़ते हुए और 2021 की हमारी शुरुआत हुई है कोरोना के समाधान से। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंडिया उन प्रथम 3 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन निर्मित की हैं। यानी केवल अमेरिका, यूके और भारत, ये केवल 3 देश ऐसे हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने एक नहीं 2 वैक्सीन डेवलप की हैं, वो भी अपने बूते पर। तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत शुभ खबर है और पूरी दुनिया इसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और भारत के प्रधानमंत्री ने जैसे ही घोषणा की कि इन दोनों वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दिया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने, वैसे ही एक खुशी की लहर पूरे 130-135 करोड़ देशवासियों के बीच में गूंज गई। हाँ, ये जरूरत है, इसका लगने का जो प्रोग्राम 16 जनवरी से अनाउंसमेंट हुआ है उसमें प्रायोरिटाइजेशन है। और प्रायोरिटाइजेशन किस तरह से है कि पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स, यानी 3 करोड़ फर्स्ट प्रायोरिटी के हैं, और उसके बाद जो बाकी के 27 करोड़ हैं यानी बीमार और बुजुर्ग, 50 साल के ऊपर के बुजुर्ग और बीमार लोग, इन लोगों को थर्ड कैटेगरी में किया जाएगा। यानी पहले 30 करोड़ का टारगेट है देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम का। तो मेरे ख्याल से अच्छी खबर है और सभी लोग ये बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि कैसे ये टीकाकरण चालू हो, प्रारंभ हो, और ऑफ कोर्स हमें जो है इससे कोरोना से निजात मिले। Right. Dr. Manjari, if I can come to you, ma'am. We'll talk about the various aspects of the vaccine, but there's a question that has come in from Narendra Srivastav on Facebook. He's asking about post-recovery from COVID. What are the precautions required? Can a person in the family continue with a normal lifestyle? Can they sit around the dining table, eat together, sit together? Those precautions, can a normal lifestyle be taken forward? Yes, after you have had COVID and you have been COVID negative, or you have come home after a hospital stay of say 1 or 2 weeks, depending on the severity of COVID. Some people have very severe COVID, some people have mild COVID,
Some people have long COVID. So, depending on when you have actually finished your period of, isolation, quarantine based on your positivity, and then turning negative, following it, if you've had mild COVID, you can easily go around the house. You can do small, simple tasks in the house. You can participate with all family members in whatever around the dining table, whatever limited social activities which we have at this time. And of course, you will have antibodies. So if you have antibodies, you are now a superpower. You are kind of immune to getting infected. That is for mild COVID. But if you've had a very severe COVID, then obviously you are going to be very severely fatigued. You are going to have muscle pains. You're going to have a brain fog where you will probably not be remembering things as well. And you may have, along with it, various comorbidities which have gone out of control. For example, the blood pressure may have got out of control, the diabetes may have got out of control. So depending on the severity of COVID, if it's a very severe COVID, of course, you would like to take rest. You would be, because of the fatigue, you would like to be on bed most of the time. You would not like to be, exhausted. You would have to take nutritious food. You would have to take a lot of fruit juices, a lot of greens, a lot of proteins, a lot of vitamins, particularly vitamin C and vitamin D. So all this, you will have to, kind of replenish yourself. So that may physically limit you. So it may physically limit you from, going to the dining table because of this extreme severe COVID. And sometimes the patient have had such severe COVID that their oxygen has come down and they go home on a tracheostomy tube. So there will be care of the tracheostomy tube which has to be taken. Sometimes patients are going on high flow oxygen. Ji. So obviously the use of that oxygen. And these are the kind of people who will need to be physically probably in a room, but socially they can interact with anybody in the house and around, and they're pretty safe because they are now COVID negative and they have antibodies. So actually they are a superpower now and they're actually safer than rest of the individuals in the house or the community. बिल्कुल ठीक है मैम। हम आपका रुख करते हैं डॉक्टर वीना सिंह की का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में पटना एम्स से जुड़ी हुई मैम, किस तरीके से देखा जाए वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया अब 16 तारीख से शुरू होने जा रही है कोरोना को लेकर, उसको भी आम लोगों को समझने की ज़रूरत है क्योंकि दुनिया का ये सबसे बड़ा एक तरीके से प्रोग्राम होने जा रहा है हिंदुस्तान की जनसंख्या के लिहाज से। वैक्सीन लगवाना अपने आप में पूर्णतः एक तरीके से बचाव नहीं होगा, ये खाली एक प्रिवेंशन के तरीके से होगा। इस लिहाज से एक आम व्यक्ति को आप क्या समझाना चाहेंगे, किस तरीके से, क्योंकि ये कोई एक अंतिम दवाई नहीं है, ये महज एक रोकथाम की प्रक्रिया है, क्या कहेंगे आप? आम जनता के लिए ये संदेश बहुत जरूरी है कि वैक्सीन जो आ रहा है वो दवा नहीं है, जैसा कि आपने बताया। और इसमें कोई भी वैक्सीनेशन जैसे दूसरी बीमारियों के लिए होता है, ये प्रिवेंटिव मेजर्स ही होता है कि हमारे बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज बने हुए हैं। जब वायरस एंटर करता है एंटीजन के रूप में, तो ये एंटीबॉडीज उनसे लड़ाई करके हमें प्रोटेक्शन देते हैं। तो सबसे पहले तो आम जनता के लिए ये समझना जरूरी है कि ये वैक्सीन उनको सेकेंड फेज में ही अवेलेबल हो पाएगी। एज ऑफ नाउ जो फर्स्ट फेज का ड्राइव है, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है, उसमें सबसे पहले जो 30 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिसमें कि डॉक्टर्स, पुलिस पर्सनल्स, आर्मी पर्सनल्स, बहुत सारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स होते हैं, उनको दिया जाएगा और सेकेंड फेज में ही उन तक पहुंचेगी। तो जो भी कोरोना के आम प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि मास्क लगा करके रखना, सामाजिक दूरी बना के रखना और हाथों को साफ करते रहना, क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना है, वो सारे प्रिकॉशन अभी भी लेने हैं, वैक्सीनेशन के बाद भी लेने हैं। 2 कारण हैं, फिर से एम्फेसाइज करना चाहूंगी कि ये जस्ट प्रिकॉशंस है कि जब वायरस तो हमारे बॉडी में एंटर करेगा ही, उस टाइम पर बीमारी सिवियर ना हो, हमारा बचाव हो। लेकिन वैक्सीनेशन लगने के बाद भी आप ऐसा नहीं है कि बिना प्रिकॉशंस के खुद को एक्सपोज करें। यू हैव टू टेक द सेम प्रिकॉशंस अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। कई बार लोग ये समझते हैं कि अगर मुझे बीमारी हो गई कोरोना की या वैक्सीन लग गए और एंटीबॉडीज फॉर्म हो गया तो फिर मुझे प्रिकॉशंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन समझने की बात यह है कि यहाँ पर प्रिकॉशंस हम दूसरों के लिए ले रहे हैं। हमारे बॉडी में ठीक है एंटीबॉडीज बन गया है,
हमें जो वायरस है वो बहुत ज्यादा नहीं परेशान करेगा, लेकिन हम कैरियर हो सकते हैं Right, वायरस ma'am. के। तो जब हम दूसरे लोगों के संपर्क में आएंगे और तो वायरस हम उनको ट्रांसमिट कर सकते हैं। Right. तो इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन के बाद भी प्रिकॉशन सेम रहने वाले हैं, लाइफस्टाइल यही रहने वाले हैं जिनको हम न्यू नॉर्मल बोल Right, रहे those हैं, precautions, ताकि ma'am, have to हमसे continue. दूसरों को इन्फेक्शन ना That's हो a very सके। important तो point. ये Dr. दो बड़ी Suryakant, right, right. Dr. Suryakant, if I can come to you, sir. There is another set of concerns related to the vaccine. People have been scared, fearful of the pandemic. They're also concerned, can the vaccine, a medicine like vaccine also do any harm? What are the possible side effects? If you can give us some insight into it, sir, particularly in the context that such wide trials and testing has been done before approving these two vaccines. So if you can simplify that context for us, sir. You see, even emergency approval is granted after reviewing the data of the clinical trials, phase 1 and phase 2, at least two phases. The first phase of any clinical trial is basically meant for evaluation of the safety of the vaccine. The second trial is basically aimed at the immunogenicity of the vaccine, how strong it will be as far as the immunity creation is concerned. Now, our drug controller of India and of course the CDSCO, they have evaluated the data of the both vaccine for two phases of the clinical trials. And everybody, even from the authorized spokesman from the two agencies of these manufacturer of these vaccines, and from so many people, including the Indian Council of Medical Research, including our health minister, including our prime minister, including the, of course, the so many members of the Niti Aayog, they all have declared, and of course, including the DGCI, of course, Dr. VG Sumani, who clearly mentioned that it is not only 100% safe, but it is 110% safe. So this much of concern is here in this country from Prime Minister top hierarchy to the, of course, the expert level. The second thing is that every vaccine has got some minimal trivial side effects. Till date, so many vaccines have been developed, and India is the leader of the vaccine manufacturer. India is not only leader of the manufacturer, India is the practitioner, experience holder of the vaccines. India has got the largest children immunization program in the world. And this vaccination program, also the COVID-19 vaccination program, will also be recorded as the world largest vaccination, adult vaccination program. So with this experience, I can say that only minimal or trivial kind of side effect, for example, local side effect. At the site of injection, some can have pain, some can have redness, some can have inflammation, some can have induration. These are the local reaction, local side effects, which are bound to occur for majority of the cases. The second kind of side effect, for example, mild fever, some kind of weakness, letharginess. This kind of side effect can also occur. One report came from the Moderna experience that they said that 1 in 1 lakhs vaccination of the Moderna vaccine in USA, there were only one severe case of allergic reaction, 1 out of 1 lakh vaccinations. So till date, there is no mortality either in the trial or in the real vaccination field program. Right, sir. No mortality has been reported with any vaccine, what to talk of Indian 2 vaccines, any vaccine throughout the world. ठीक है सर। सर मैं आपके पास आता हूं। इस आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि इस प्रकार का साइड इफेक्ट्स लगभग नगण्य है। हमारे एक दर्शक हैं रामकिशन जयपुर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रामकिशन जी पूछिए अपना सवाल, क्या आप जानना चाहते हैं? नमस्कार जी। मेरा सवाल यह है कि कोवैक्सीन अभी आ रही है जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है और इसका थर्ड ट्रायल का कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या हमें ट्रायल तक वेट करना चाहिए इसको लगाने के लिए या लगवा लेनी चाहिए? डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, किस तरीके से आप इस बात का जवाब देना चाहेंगी कि लोगों के मन में ये है कि क्या हमको वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए या हमको वेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये जिज्ञासा आम तौर पे लोगों के मन में देखी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर मंजरी आप? देखिए, अभी तक हमारे देश में 2 वैक्सीन की स्टडीज हुई हैं। एक है कोविशील्ड की, विच इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एंड एक है कोवैक्सिन, विच इज भारत सीरम्स।
नाउ जहां तक नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन गिवन दिस वैक्सीन, जो कोविशील्ड है वो करीब 2300 या 600 लोगों में the active vaccine has been given compared to the placebo, which is the comparator arm. और उसी तरीके से कोवैक्सीन 11,000 लोगों में दी गई है और प्लेसिबो 11,000 में। मतलब 11,000 लोगों को एक्चुअल वैक्सीन मिली और 11,000 लोगों को कुछ भी नहीं मिला। वो वैक्सीन की जगह एक प्लेसिबो था जो हम साइंटिफिक स्टडी में यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कम लोगों में यूज की गई है, ये 11,000 लोगों में यूज की गई है और उनमें कोई भी सिवियर या सीरियस एडवर्स इवेंट्स नहीं हुए। तो आई डोंट थिंक दैट इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न एट ऑल। ये तो एक भ्रम होगा या एक गलत धारणा, मतलब बहुत दिनों से ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा चल रहा है एंड आई थिंक मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि इसको करेक्ट करें। ये कोवैक्सीन 11,500 लोगों में यूज की गई है और सेफ है। देखिए, जब कोई भी इंजेक्शन लगता है, अगर आप विटामिन का भी इंजेक्शन लगाएंगे तो हल्का फुल्का लोकल साइट पे सूजन, हल्का फुल्का इचिंग, हल्का फुल्का लाल होना, हल्का फुल्का फीवर हो सकता है। नॉर्मल कोई वैक्सीन ना भी हो, कोई भी आप एंटीबायोटिक का भी इंजेक्शन लगा लें तो एंटीबायोटिक के इंजेक्शन से भी रिएक्शन हो सकता है। लाल चकत्ते चकत्ते पड़ सकते हैं, खुजली हो सकती है, कभी कभी सिवियर रिएक्शन भी एंटीबायोटिक से होता है। और कई बार जो हम इंजेक्शन नहीं, एलोपैथी की इंजेक्शन वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं जो ओवर काउंटर लेते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं जो घरेलू नुस्खे होते हैं, उनको लेने से भी एलर्जी हो जाती है। जैसे मूंगफली से भी एलर्जी हो जाती है या अंडों से भी एलर्जी हो जाती है, मछली से भी एलर्जी हो जाती है। तो ये चीजें नॉर्मल है, नॉर्मल जिंदगी में थोड़ा बहुत रिएक्शन किसी भी चीज से, चाहे आप मूंगफली खाएं, चाहे आप थोड़ा सा वैक्सीन लगा लें, थोड़ा बहुत। डॉक्टर मंजरी एक ये अच्छी चीज है, इसका मतलब है आपकी बॉडी इसको रिस्पॉन्ड कर रही है। जी डॉक्टर मंजरी, एक चीज मैं आपसे, आई डोंट थिंक ये मन में डाउट रहना चाहिए कि कोवैक्सीन का इनफ ट्रायल नहीं हुआ। डॉक्टर मंजरी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जैसे हम बच्चों का भी वैक्सीनेशन जब करवाते हैं तो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट, फीवर आना या इस प्रकार की चीजें, ये बड़ा कॉमन सा फिनोमेना होता है। क्या आपको लगता है कि इस बात को भी हमको समझने की जरूरत है, जब बच्चों में भी इस प्रकार के वैक्सीनेशन में ये सिम्टम्स दिखते हैं तो ये बड़ों में भी होंगे, कुछ हो सकते हैं? बिल्कुल, ये तो नॉर्मल एक्सपेक्टेड है आफ्टर एनी वैक्सीनेशन, आफ्टर एनी इंजेक्शन में बी, आफ्टर एनी ट्रीटमेंट व्हिच इज टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज अ गुड इंडिकेशन। एंड अगर आप जैसे इनका प्रश्न था कि ये ट्राई नहीं हुई, ये गलत धारणा है। ये 11,000 लोगों में दी गई है अलग अलग सेंटर्स में, और ये जो हमारे ऊपर एक तरीके से एक सुनामी महामारी का आया है इस पैंडेमिक का, इसमें हम जो प्रक्रिया होती है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 फेज ऑफ द स्टडी, ये अगर हम पूरे तरीके से वेट करें तो हो सकता है कि इस महामारी से बहुत सारे लोग मरे। और जरूर मैं इतना जानती हूँ कि मेरे जान पहचान में ही 2-3 आसपास के लोग की मृत्यु हुई है इस बीमारी से। तो क्या हम इसके लिए वेट करेंगे कि नहीं, हम पूरा अप्रूव करेंगे, 10 साल की ट्रायल करेंगे, उसके बाद हम देंगे, तब तक दुनिया की आधी पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाए इस पैंडेमिक से? पैंडेमिक का ये है कि आप जब पैंडेमिक में हैं, आपको कुछ इमीडिएट डिसीजंस लेने हैं, और वो हमारी सरकार ने लिए हैं और टाइम पे लिए हैं। और कोई सरकार नहीं है, मैं बोलती हूँ, जिसने इतना टाइमली रिस्पॉन्ड किया है। विद इन 1 year वी हैव अ वैक्सीन। तो आई थिंक कि मतलब अगर इंडियंस को होना चाहिए तो प्राउड होना चाहिए और कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। बहुत गलत चीज चल रही है। आप कंपेयर करिए अपने आप को ब्राजील से, आप कंपेयर करिए अपने आप को कोई भी नेशन से। आज चाइना का स्टेटमेंट आया है कि चाइना इज ऑल्सो हैप्पी विद द इंडियन वैक्सीन, बट हमारे ही लोग दे विल कीप डाउटिंग द प्रोसेस। प्लीज डू नॉट डाउट आवर साइंटिस्ट, प्लीज डू नॉट डाउट आवर डॉक्टर्स, एंड टू शो दैट, इसको दिखाने के लिए हम डॉक्टर पहले ये वैक्सीन लेंगे। राइट, एब्सोल्युटली, दे शुड बी, क्या हो सकता है अगर अनसेफ होता तो क्या डॉक्टर अपने आप वैक्सीन लेते? राइट, I think there should be a fair amount of trust, as you mentioned, on the medical experts who've authorized these vaccines. Dr. Veena Singh, if I can come to you, ma'am, the point that we were discussing about, talking about the possible risks that are associated with it and removing the myths associated with it.
Are there any such groups for whom the vaccine may not be suitable? Special groups? I'm talking about, say, pregnant women or very young children. If you could give us some information about that, is there clarity on that as of now? Is the vaccine safe for all age groups, all groups for now? Like for the vaccination trial, certain criteria were excluded. For example, pregnant women and the lactating mothers, they were excluded from the trial also. Children up to 18 years, they were also not included in the trial because initially the safety was not established during the first phase of trial. And for the same reason, these population could not be included. So as of now, once the vaccine has come for the common use, these vaccination won't be done for these pregnant and lactating women, also for the children below 18 years. Maybe we require a separate trial for these age groups. So safety is not established. Another contraindication for not receiving these vaccines are any patient who is immunocompromised. Suppose a cancer patient who is receiving immunosuppressive therapy, he won't be a candidate for receiving the vaccine. The simple reason is that safety is not established and it is only given, it will be given to the healthy population more than 18 years of age. Even patients who are more than 50 years of age but have some comorbidity like hypertension, blood sugar, thyroid problems, they are the candidates. But again, I am repeating the same thing, the pregnancy, the lactating mothers, children below 18 years, the immunocompromised who is receiving chemotherapy or radiotherapy for any sort of disease, they won't be the candidate for receiving these vaccinations. Right. So these are the myths which is in the mind of the general population. In fact, many of them are waiting that once vaccine will be available to the common population, it will be given to the children also. No, the answer is absolutely no. There has to be a separate trial, or maybe after a longer duration of the effects of the vaccine has been studied, then that's only an important it can be a bit of information that it is safer for the children. Right. So these are the myths which should not linger into Right. We'll talk about more such myths, ma'am. Meanwhile, we're heading for a short break here. Lots more coming up in COVID-19 Doctors Speak. Please do continue to stay with us. हम लोग का टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? हमने क्या कमी है? मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, पर What to do? अभी दिखाती हूँ। आपके फोन में इंटरनेट है? What do you mean? अरे ऑनलाइन जाइए, फास्टैग स्टिकर खरीदिए और यहाँ गाड़ी पे चिपका दीजिए और भारत के हर हाईवे का फाटक आपके लिए कैसे फटाक से खुल जाएगा। फास्टैग स्टिकर लगाओ, आगे बढ़ो, इंडिया को आगे बढ़ाओ। 9 to 5 job, अरे 5 to 9 job, भाग दौड़ all the time job, the roaming वाला job, the deadline वाला job, और are you living in the market वाला job? जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डॉक्टर्स स्पीक। हम लगातार बात कर रहे हैं कोरोना से जुड़े तमाम प्रकार के सवालों को लेकर। आपके जो सवाल होते हैं उस पर एक्सपर्ट्स यानी कि डॉक्टर्स हमारे साथ में मौजूद होते हैं, वो जवाब देते हैं। और आज हम विशेष तौर पे वैक्सीनेशन को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि 16 जनवरी तारीख का ऐलान कर दिया गया है जब देश में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। हमारे साथ 3 खास मेहमान लगातार बने हुए। डॉक्टर सूर्यकांत जी हमारे साथ, डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, डॉक्टर वीना सिंह जी हमारे साथ, तीनों खास मेहमान लगातार बने हुए। डॉक्टर सूर्यकांत जी, मैं आपके पास रुख करना चाहूँगा। आप KGMU लखनऊ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, लगातार दर्शक हमसे फेसबुक पेज लाइव पे सवाल भी कर रहे हैं। कई दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, मतलब वैक्सीनेशन को लेकर उनकी बारी कब आएगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मेडिकल प्रोफेशनल्स, आप लोग और उसके अलावा फ्रंटलाइन जो वर्कर्स हैं उनका नंबर पहले आएगा। हालांकि ये संख्या लगभग 3 करोड़ के आसपास है, लेकिन उसके बाद आम व्यक्ति समझना चाहता है कि उसके बारी आने में लगभग कितना वक्त लग सकता है। कुछ एक आइडिया
क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल देंगे, हम इनको आइडिया जरूर देंगे, लेकिन उसके पहले आप ब्रेक के पहले एक प्रश्न कर रहे थे आपके दर्शक कि हमें लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए। जी। तो मैं बहुत छोटा सा उदाहरण दूं कि आज का वो प्रोग्राम देख रहे हैं, हम सभी को टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगले हफ्ते हम सभी को ये वैक्सीन लग जाएगी और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उसके बाद एक प्रोग्राम में हमें फिर बुला लीजिएगा और ये दोबारा हमें आपके दूरदर्शन पर देख लें और आश्वस्त हो जाएं कि हमने वैक्सीन लगवा ली है और वैक्सीन लगवाने के बाद हम फिर प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इससे बड़ा तो सर्टिफिकेट, इससे बड़ा तो कॉन्फिडेंस और कोई दूसरा हो नहीं सकता। ये तो आपके उन दर्शक को, जो दर्शक अभी आशंका जाहिर कर रहे थे कि हमें लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए। बहुत खूब सर। अब मैं आता हूं इनके प्रश्न पर कि इनका नंबर कब आएगा। तो आप देख लीजिए कि पहले फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 महीने लगभग टारगेट किए गए हैं इस 30 करोड़ की पॉपुलेशन को ऑफ कोर्स लगवाने के लिए, जो प्रायोरिटाइज पॉपुलेशन है, जैसा कि आपने बताया, जिसमें 1 करोड़ हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं पूरे देश में, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, ये सब शामिल हैं, और 2 करोड़ ऐसे लोग हैं जो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल हैं, जिसमें पुलिस है और दूसरे लोग हैं, और उसके बाद 27 हैं जो या तो बीमार हैं या बुजुर्ग हैं, यानी 50 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग हैं या उन्हें कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, किडनी की डिजीज है, लिवर डिजीज है, लंग्स की डिजीज है, वगैरह वगैरह। तो ये 30 करोड़ प्रायोरिटी पर इसलिए हैं क्योंकि इन 30 करोड़ों में की वल्नरेबिलिटी ज्यादा है, इनकी संभावना कोविड से ग्रसित होने की ज्यादा है। इस कुछ लोगों में जो मॉर्टेलिटी, और जो सीनियर सिटीजन है उनमें मॉर्टेलिटी होने की संभावना ज्यादा है, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है उनमें मॉर्टेलिटी होने की संभावना है। तो इसलिए इनको प्रायोरिटी पर रख के पहले वैक्सीनेशन कराया जाएगा और इसका टारगेट डॉक्टर हर्षवर्धन जी पहले ही कह चुके हैं कि कोशिश की जाएगी कि 31 जुलाई तक इन सभी का वैक्सीनेशन पूरा हो जाए। तो आप समझिए कि आप को जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा और मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर से आप सभी को ये वैक्सीनेशन, जिसको हम कॉमन मैन कैटेगरी कहते हैं, उनको उपलब्ध हो जाएगा। Right. Dr. Manjari, if I can come to you, ma'am, this is a question that has come on Facebook. It relates to the concept of antibodies. Vishnu Saran Sinha is asking, what is the duration of antibodies in my case? He's 65 years old. He had moderate COVID infection, but he was in the hospital for about 18 days. So how do antibodies work? And in his case, what is the information that is available, ma'am? So it is good that he has finished with the COVID infection. And then, of course, he's finished that 18 days, which when you go back home, you have to quarantine yourself. The antibodies which develop due to the infection persist, roughly, hard fix. There's no hard fixed this amount of time, but around 3 months. But sometimes it can be for a little less than 3 months. It can be 2.5 months, or it can be more than 3 months, up to 4 to 6 months also. So generally, traditionally, they say that if you've had a COVID infection, then you're relatively safe for the next 3 months. Let me remind you that there is no absolute in science. Though they say science is very exacting, there is always a variation in science. And sometimes, even though you've had an infection and you've got antibodies, if you're in such a surrounding where there's a lot of infections going on, and if you're working in such a surrounding where there are these variant mutated viruses which are there, we know that now there is a UK variant, and then just yesterday I was reading that even US said it has a new variant. So, if there are all these variants and mutations of the virus which are happening, there could be an infection, though it is not common at all. And the antibodies will be able to protect you at least for 3 months. Now, that does not mean that you have an unsafe behavior. See, the mask which we are wearing in India is protecting us from many, many things. To me, in Delhi, it's protecting me from the pollution. Right. Mind you, breathing polluted air is equivalent to smoking 20 cigarettes in a day. So by wearing a mask when I go out, I am actually protecting my lungs. Right, ma'am. By wearing a mask, I'm protecting myself from getting tuberculosis, other pneumonias, and other viral infections. So it's not, and apart from the cold. So it's not that the person who's had COVID is having antibodies
He's definitely safe. He's safer than the other person who's not had COVID. But they still have to use their, preventive measures, not only just for COVID, but also for whatever I stated, the pollution, the tuberculosis, etc. So I'd like to say that, the precautions still need to be carried out, though this person is now free to mingle with his family members and close relatives and is safe. राइट मैम। और डॉक्टर वीना सिंह जी, आपका रुख करना चाहूँगा, आप पटना एम्स से हमारे साथ में मौजूद हैं, कि एक लोगों के मन में इस प्रकार का भी सवाल है कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है संक्रमण और वो ठीक हो चुके हैं, क्या उनको भी वैक्सीनेशन की इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होने की ज़रूरत है? साथ ही साथ इसमें लोगों के मन में ये भी है कि क्या जो ज़्यादा पहले जिनको संक्रमण हुआ था उनको ज़रूरत है, बाद में जो उनको संक्रमण हुआ उनको जरूरत नहीं है? इस प्रकार के कई प्रकार के मिथ या भ्रम कहीं ना कहीं बने हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए, इस विषय में मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग कोरोना से इन्फेक्ट हो चुके हैं, या तो पहले हो या बाद में हो, अभी तक जो देखा गया है कि करीब करीब 4 से 6 महीने तक एंटीबॉडीज स्टे करते हैं उनकी बॉडीज में। और उसमें भी ये है कि लेस देन 1% ऑफ द कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स जो रिकवर हुए हैं, उनमें जो 100 में से एक मरीज में एंटीबॉडीज नहीं भी बने हैं। दूसरी बात ये है कि जब एंटीबॉडीज बन रहे हैं तो 4 से 6 महीनों तक का ये ड्यूरेशन देखा गया है जिसमें एंटीबॉडीज अच्छी मात्रा में रहते हैं जो कि प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो पहले 4 से 6 महीने तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है वैक्सीन लगवाने की। दूसरी ये चीज जो कि है लोगों में कि हम अगर जुलाई या अगस्त के महीने में इन्फेक्ट हो गए थे तो और हमारा 6 महीना गुजर चुका है, तो क्या हमें भी वैक्सीन लगाने की जरूरत पड़ेगी? तो उसके बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी तक इसके बारे में प्रेजेंट कोई गाइडलाइन नहीं है, बिकॉज वैक्सीन ट्रायल का 3rd फेज अभी ही कंप्लीट हुआ है। उसके बाद ये एंटीबॉडीज कितने दिनों तक रहते हैं, एफिकेसी तो है कि ठीक है एंटीबॉडीज बनेंगे जरूर, लेकिन कितने दिन तक स्टे करेगा उस पर ही डिपेंड करता है कि जो इन्फेक्ट होकर के ठीक हुए मरीज हैं उनमें लगना है या नहीं। एज ऑफ नाउ उनको ये वैक्सीन अभी नहीं लेना है, बहुत क्लियर रखें इस मामले में। और दूसरी ये चीज है, अगर फिर भी किसी के मन में बहुत शक हो तो वो अपना एंटीबॉडीज लेवल एक बार टेस्ट करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 100 में से एक मरीज में एंटीबॉडीज नहीं बने हैं या बहुत ही कम मात्रा में बने हैं, तो उन केसेस में दे कैन बी कैंडिडेट फॉर रिसीविंग द वैक्सीनेशन। तो एंटीबॉडीज लेवल करवा करके ये पता कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है उनके हिसाब से जो पॉजिटिव हो चुके हैं पेशेंट, पॉजिटिव होकर रिकवर हो चुके हैं, उनमें वैक्सीनेशन नहीं दिया जाए। Right. And before we move forward, just a gentle reminder to all our viewers that you're watching this program live. We are live till 3 o'clock. You can call us on the number that is at the bottom of the screen. We are flashing 233-87031. Calling from outside of Delhi, remember to dial the STD code of 011. Also, we are live on Facebook, Twitter. You can post your questions there and we'll talk about it, particularly if it concerns the vaccination for COVID. It'll be good. Dr. Manjari, ma'am, I'll come to you once again. One of the confidence building measures for this upcoming vaccination drive could be about talking about how long does a vaccine usually stay effective? We understand there is more than one dose for either of the vaccines for COVID. But how long does the effect last? I mean, is it for the lifetime that once you get the vaccine, in most cases, the person would remain immune to COVID-19 forever, or there is a certain time period, or there is no data as such? What would you say, ma'am? They're very interesting questions because nowadays marriages also don't last forever. So, Yes. Vaccine, how do we expect it to come forever? So vaccine is to be taken in 2 doses. Day 0 or day 1, whatever you call it, the vaccine is given. So it will elicit a certain amount of immunogenicity. And the second dose will be after 14 days, and in some vaccines after 28 days. And the 28-day dose works on the memory created by the first dose. And then it builds up the immunogenicity further and produces the antibodies which protect the patient or protect the person who has taken the vaccine. Now, it is said that this vaccine is probably going to be efficacious for about 6 months,
some people say about a year. And that's it. It's not going to be working forever and ever. Right. So what is going to work forever is your masking, your physical distancing, and of course your hand washing, hygiene So that measures. COVID-specific behavior, ma'am, is here to stay in that case. Yes. I'm sorry to say, I thought the COVID will actually be a wake-up call for our country, and people will become much more hygienic. Right. But I'm astonished to see even today that people are spitting. They're spitting on the street. They're coughing and taking out their sputum and throwing it wherever they want. They are just wiping their nose, which is a very common habit, and then throwing it. I don't want to discuss all this on television. Some of them are very educated people are wearing masks like this. The nose is completely open. It's like Amrit is flowing out from the nose. And some of them are just wearing their mask like this, or holding the mask in the hand, or it's hanging on the neck. Some of them are just not bothered, and their mask is so dirty. They wear the mask and then they are touching their mask all the time. So then this COVID sensitive behavior or the COVID preventive behavior is not there. When you wear a mask, it has to cover the nose and the mouth. You can't be touching the mask with your ठीक है hand. मैम, आपके पास लौटेंगे। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए, डॉक्टर MC मिश्रा, जो कि पूर्व निदेशक रहे हैं एम्स दिल्ली के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर मिश्रा, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही तो मैं आपसे समझने की कोशिश करना चाहता हूं कि किस तरीके से देखा जाए इतनी बड़ी महामारी के बीच में भारत ने अपनी खुद की 2 वैक्सीन बनाई है और अब इस 16 तारीख से ये प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है। किस तरीके से देखा जाए और कितनी बड़े एक चैलेंज के तरीके से है ये दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तौर पे देखा जा रहा है? डॉक्टर मिश्रा। नहीं, बिल्कुल, इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये एक चुनौती थी हमारे लिए और अभी भी चुनौती है। लेकिन इसकी तैयारी जिस प्रकार से भारत में हुई है और जिस प्रकार से ड्राई रन्स हुए हैं राज्यों में और दिल्ली में, तो ये बहुत एनकरेजिंग है और सभी लोगों को बहुत उत्साह है। और मैं समझता हूँ जो आम जनता है उनके भी बहुत सारे इसमें जो संदेह हैं, जो भ्रांतियां हैं, वो भी दूर हो जाएंगी जब हेल्थ केयर वर्कर्स को ये वैक्सीन लगेगी और वो सब ठीक रहेंगे। तो अभी सब फिर लोग बिना किसी डर के, संकोच के इसको आगे आके लगवाएंगे, जिनको भी ये ऑफर होती है वैक्सीन। और सभी को इसमें, जिन लोगों को भी प्राथमिकता के आधार पर नाम आता जाए, वो लगवाते जाएं इसको। तो ये जो महामारी है, इससे लड़ाई लड़ने में और इससे निजात पाने में हम लोगों को बहुत बड़ी सफलता हासिल हो सकती है अगर लोग इसमें पूरा अपना सहयोग देंगे। और अभी कोविशील्ड से शुरू होगा हमारा टीकाकरण अभियान और उसके बाद मैं समझता हूँ इसमें कोवैक्सीन भी जुड़ जाएगी। तो ये दोनों वैक्सीन मिलके हमारे देश के लिए काफी मैं समझता हूँ इस पेंडेमिक को लड़ने में काफी सक्षम साबित होंगी। Right. Dr. Mishra, while we are at a very critical milestone juncture in the fight against the pandemic, how important, and I'm re-emphasizing this again and again, to continue with the COVID precautionary behavior of wearing a mask, hand hygiene, social distancing, because when the number of COVID cases were going down in the country, there were cases where people let their guards down. Now that the vaccine is here, there is some sense sometimes that, okay, the vaccine is going to take care of the pandemic, so we don't have to take as many precautions. How important it is to make it a part of our social behavior, all these 3 precautions, sir? Absolutely right. Vaccine, even if it comes, like I have included myself in a trial, vaccine trial. I got a first shot on 5th December, second shot on 2nd January. But even if I have got the vaccine, it takes a while before the immunity builds up in the body. And that takes time. So until at least August, September, until the pandemic remains, you are absolutely right that COVID appropriate behavior has to continue by everyone, whether they get the vaccine or they don't get the vaccine. Because everybody will not get the vaccine at the same time. It is going to be a gradual process over a period of time, which is months, and it is actually more than 500 days.
as has been calculated to vaccinate a significant percentage of population before we move towards so-called herd immunity. Sir. So that is something which we all have to understand. This COVID appropriate behavior, which is mask, use of mask, maintaining distancing as much as possible, and hand hygiene, plus not going into the parties, not inviting Mishra. people at home and organizing parties. I think not having food together. So all these precautions have to continue, and these are winter months. These are like air-conditioned rooms. सर Dr. मिश्रा, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, आपने इस बात की भी जानकारी दी। Now we are closing in for warmth. So I think both the things can be detrimental if we do not follow COVID appropriate behavior. डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपने इस बात की जानकारी दी कि जो वॉलंटियर के तौर पे जिन्होंने वैक्सीनेशन की जो डोज ली है अपने आप में, आप उनमें से एक रहे हैं, अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे आप कि क्योंकि लोगों के मन में ये बड़ा डर है, भ्रम है कि आखिर होता क्या है, क्या कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इस प्रकार की कुछ दिक्कतें आती हैं? बिल्कुल, मैं तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। मैंने पहले जो टीका लगवाया 5 दिसंबर को, और उसके बाद मैं लगवा के थोड़ी देर वहां पे उन्होंने कहा बैठ जाइए, बट मेरे को तो ठीक लग रहा था और मैं उसके बाद चल के गया अपनी गाड़ी तक और फिर वहां से घर आ गया। कोई दिक्कत नहीं हुई। एक वो परफॉर्मा देते हैं जो 7 दिन तक हमको भरना होता है। अगर कुछ लक्षण आते हैं किसी तरह के, सिर में दर्द है, बुखार है, जी मिचलाता है, उल्टी होती है, शरीर में दर्द है, तो वो उस पर नोट करने पड़ते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, चाहे पहले टीके के बाद भी और दूसरे के टीके के बाद भी, और मैं बिल्कुल स्वस्थ रहा, स्वस्थ बैठा हूँ, आपसे आज बात कर रहा हूँ जी। तो इसमें लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। जब भी इस तरह का कोई ट्रायल हो वैक्सीन का, ड्रग का, तो लोगों को आगे आना चाहिए। और मुझे मालूम है कि कई सारे मीडिया हमारे जो दोस्त हैं वो उन लोगों ने भी ट्रायल में हिस्सा लिया है, फेज 2 में भी हिस्सा लिया था, फेज 3 में भी हिस्सा लिया है। और जब तक हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे और ट्रायल में हिस्सा नहीं लेंगे, तब तक हम लोग को जो नतीजे चाहिए वो नहीं मिलेंगे। और विदेशों में ये होता रहा है बहुत वर्षों से, भारत में अब ये शुरू हुआ है, तो इसको लोगों को इसको बहुत सपोर्ट करना चाहिए, आगे से आगे आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब हम तभी हम अपने सिस्टम को मजबूत बनाएंगे और इस तरह से जो रिसर्च और डेवलपमेंट होगा उसको भी एनकरेजमेंट मिलेगा। तो मैं तो सबसे यही वो है कि ट्रायल भी अगर मैं भी कोई कहता है आपसे तो उसमें हिस्सा लें। बाकी वैक्सीन आ जाती है तो उसको तो लगवाने के लिए आप जब भी आपका नंबर आ जाए जी तो आप जरूर लगवाएं। बिल्कुल सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और खुद आपने एक तरीके से इस पूरे ट्रायल में हिस्सा लिया और खुद आप हमसे बात कर रहे हैं, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और आपने अपना अनुभव भी साझा किया। ये कम से कम आम लोगों में एक विश्वास पैदा करता है वैक्सीन को लेकर कि आखिर मन में कोई शंका रखने की जरूरत नहीं है। बहुत बेहतरीन बात है। डॉक्टर सूर्यकांत जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, किस तरीके से देखा जाए, हमने देखा इस 16 तारीख के इस पूरे वैक्सीनेशन की शुरुआत से पहले 3 दौर का देश भर में ड्राई रन किया गया है। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप लखनऊ में इस वक्त बैठे हुए, उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश के तौर पे है और हम देखते कई बार स्वास्थ्य के स्तर पे जो संसाधनों की स्थिति होती है उसको लेकर कई बार हमारे अंदर हमने देखा है कि दिक्कतें परेशानियां रहती हैं, लेकिन इस पूरे ड्राइव को लेकर क्या ड्राई रन का अभी तक का फीडबैक रहा और कैसी तैयारी और कितना बड़ा चैलेंज? डॉक्टर सूर्यकांत। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में 2 बार ड्राई रन हुआ है और हमारे उत्तर प्रदेश में 3 बार ड्राई रन हुआ है। तो हमारे यहाँ एक एक्स्ट्रा ड्राई रन हुआ है। और ड्राई रन का एक्चुअली जो पर्पज होता है वो यही पर्पज होता है कि ये एक तरह की रिहर्सल है। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार्स हैं, वो भी किसी फिल्म में अभी भी अभिनय करते हैं तो कई बार उनके रीटेक होते हैं, कई बार रिहर्सल्स होते हैं। तो ये रिहर्सल या आप कहें ड्राई रन इसीलिए होता है कि जब असली चीज हो, एक्चुअल वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो, तो उसमें कोई चूक ना हो जाए। और ये जो ड्राई रन किया गया है, जैसा कि आपने देखा कि वैक्सीनेशन सेंटर में 3 पार्ट होंगे, 5 वैक्सीनेशन ऑफिसर्स होंगे, बिल्कुल हूबहू वैसा ही प्लान किया गया है। हमारे उत्तर प्रदेश में देखें तो लगभग 3000 सेंटर्स बनाने की कोशिश की जा रही है। लगभग 9 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हो गए हैं जिनको फर्स्ट फेज में वैक्सीनेशन लगना है। और उसके अलावा 19 लाख जो फ्रंट लाइन हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनको, तो कुल मिला के ये पूरे 28 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने की फर्स्ट प्रायोरिटी में
यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर ली गई है। हमारे 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 75 डिस्ट्रिक्ट्स के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनकी मीटिंग हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में एक वैक्सीनेशन की इवन एडवर्स इफेक्ट की कमेटी बनी है और फॉर्चुनेटली मैं भी उसका एक सदस्य हूं, तो उसकी भी मीटिंग हो गई है कि कैसे हम एडवर्स इवेंट को मॉनिटर करेंगे, कैसे कोई एडवर्स इवेंट होती है तो उसको वॉच करते समय कहां पर होगी, कौन कौन से ड्रग्स, कौन कौन से इमरजेंसी ड्रग्स, कौन कौन से सिस्टर वो रखेगी उस बॉक्स में, कौन कौन सी मेडिसिन होंगी, कितनी सिरिंजेस, कितने नीडल्स, कितने इंजेक्शंस के एम्प्यूल्स, ये सब माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पे तैयारी हो चुकी है इस ड्राई रन के दौरान। तो मैं कह सकता हूं और मुझे लगता है कि WHO ने अभी पूरे 1 साल में कोविड के पैंडेमिक के दौरान 6 बार इंडिया की तारीफ की है और 1 बार उत्तर प्रदेश की भी तारीफ की है। उत्तर प्रदेश अकेला स्टेट है इंडिया में जिसकी तारीफ WHO ने की है। तो मुझे लगता है कि 7वीं बार भी WHO हमारी तारीफ करने वाला है इस 16 तारीख के बाद। Right. Dr. Manjari, if you talk about the 2 vaccines that have been approved, one query that often comes up is why 2 different medicines for the same disease? Across the world, different vaccines are being developed. If you could simplify that concept for us, are the constituents of the vaccines the same? Do they both represent the same medicines? If not, what is different in the different vaccines that are coming up for the same disease? See, there are different categories of vaccines. There are some RNA vaccines, mRNA vaccines. There are some inactivated vaccines. There are killed vaccines. So there are different ways by which these vaccines are manufactured. This is actually vaccine science. And the reason that there are different vaccines is I can very well imagine if there is only one kind of vaccine and only one company which is making it, and it has to deliver to the vast population of the world, what is going to happen? Right. We are very fortunate that we have major vaccine makers in our country. And this vaccine making hasn't started when COVID came. This is going on for so many decades, more than 60, 70 decades. That vaccines are being produced, and probably India has the most robust universal immunization programs or UIPs. The vaccination program and immunization program followed by India right from the day you are born, giving you the oral polio drops till your old age, till you get your pneumovac or pneumococcal vaccine, till your middle age when you get your typhoid, your hepatitis which you've received in your childhood and again get it. All kinds of vaccines are now manufactured in India and actually exported. The good thing is that if you have many companies providing vaccine, there will be no vaccine shortage. And ultimately, you will know which is the best vaccine. So suppose you have 5 vaccines and all 5 of them work on different, different parts of the virus, different spike proteins, different, surface proteins, different inactivated particles. So if you have these various things covered, you will know at the end which one works best. Right. And that is the only way. This is not like, something which you clap from the air and you give it in the mouth. It's not a miracle powder or miracle substance. You have to have a scientific way of discovering it. And so these Pfizer, Moderna, which are the RNA vaccines, now they have a different mechanism completely. Right. Are the inactivated vaccines. So they're relatively safer and better. So similarly, there will be the intranasal vaccine which comes in. So really, you do need so many companies, you do need so many vaccines, and you do need a cost difference because you would need vaccines. See, when you have cars, you have Mercedes-Benz, you have Maybach, and then you have the Maruti Alto. Right. Okay, or you have the Tata Electronic or Tata whatever you have, which is the most inexpensive. You don't ask there why do we have so many cars? बिल्कुल, और शायद इस लिहाज से देखा जाए जो आप बात कह रही हैं मैम कि भारत तो एक्सपर्टीज है क्योंकि वैक्सीनेशन के लिहाज से जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो भारत में बहुत बेहतर। डॉक्टर वीना जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगा किस तरीके से देखा जाए हिंदुस्तान में पल्स पोलियो जैसे अभियान की एक तरीके से महारत हासिल की और हमने सफलतापूर्वक उसको एक तरीके से पूरा किया, उस प्रकार के अनुभवों के साथ में इस वैक्सीनेशन का प्रोग्राम में कितनी मदद मिलेगी, खासतौर से सुदूर ग्रामीण इलाकों में जहां पे ट्रेनिंग भी अपने आप में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है, किस तरीके से देखती हैं आप इसको?
मैं आपको ये सबसे पहले बता दूं कि भारत में किसी भी महामारी को जो फेस करने के लिए जो तैयारियां हुई हैं पहले भी पास्ट में और इस कोरोना पैंडेमिक में भी हमने देखा, वो मतलब बहुत ही तारीफे काबिल है, काबिले तारीफ है। जो हम कहते हैं कि इसमें हम ये देखते हैं कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरे देश हमसे ये सोचते हैं कि शायद भारत इन चीजों से जूझ नहीं पाएगा कोई भी बीमारी से, लेकिन भारत ने बार बार यह साबित किया है। पल्स पोलियो में भी ये बहुत तकलीफदायक था कि लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आना चाहते थे। एक दो केसेस भी अगर साइड इफेक्ट के हो जाते थे तो लोगों के मन में भय बैठ जाता था और सरकार के लिए बड़ा ही मुश्किल होता था कि ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ा करके इस बीमारी को कैसे खत्म किया जाए। तो मैं इसमें समझती हूँ कि हमारा सिस्टम जो है वो पूरी तरह से तैयार है। कोवैक्सीन ट्रायल्स में या दूसरे वैक्सीन के आपने ट्रायल फेज में भी देखा था कि सबसे पहले इसकी सेफ्टी स्टैब्लिश कर दी गई थी ताकि आम जनता में यह मैसेज जाए कि वैक्सीन से आपको यह कोरोना बीमारी नहीं होने वाली है और इसके कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो सबसे पहला था विश्वास, और इस विश्वास को बहुत ही अच्छे से सरकार ने स्टैब्लिश किया है। दूसरी चीज है इसकी एफिकेसी। तो अब चूंकि थर्ड फेज कंप्लीट होने के कगार पर है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो फर्स्ट फेज का जो एफिकेसी का रिजल्ट्स हैं वो भी हमारे पास मौजूद है और इसमें बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये कहा जा सकता है कि जो ये वैक्सीन आ रहे हैं ये हाईली एफिकेशियस हैं। अबव मोर देन 95% मैक्सिमम वैक्सीन के एफिकेसी है। कोवैक्सीन का 98% तक एफिकेसी आया है। तो सेफ्टी और एफिकेसी ऑलमोस्ट एस्टैब्लिश्ड है। धीरे धीरे समय के साथ इन्हीं चीज़ों में और मजबूती आती है। तो हमारे जो ये प्रोग्राम को सुदूर क्षेत्रों में चलाने का प्लान है, गांव तक पहुंचाने का, प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुंचाने का, तो सरकार की ये सारी तैयारियां हो चुकी हैं। वैक्सीन कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, कैसे डिस्पैच होगा, उसका स्टोरेज जो होता है, जैसे कोवैक्सीन का 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड Right, ma'am, if I can just stop you for a moment, there's a caller who's waiting to ask his question. Suresh Kumar is joining us from Uttar Pradesh. Suresh ji, welcome. जी सर, मुझे ये पूछना है। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार सुरेश जी। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो कोरोना की बीमारी हुई है, अगर किसी व्यक्ति को डेंगू की बीमारी हो जाती है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, तो क्या आप कोरोना की बीमारी का इलाज डेंगू से होगा क्या? अच्छा, थोड़ा सवाल आपका अद्भुत है, लेकिन डॉक्टर मिश्रा, I'll bring that question to you. Can diseases which are more familiar and common like dengue, learnings from there, do they have any impact in the treatment of corona so far? Dengue and corona are two different viruses and they are different. Dengue actually, although they all, dengue is transmitted by a mosquito. It's a mosquito-borne disease, vector-borne disease. While coronavirus is a human-to-human transmission through close contact and droplets. So these are two different and both are different viruses, so there is no similarity. So dengue experience will not help fight corona. राइट सर, हम अगर सूर्यकांत जी अगर आपका रुख करना चाहें किस तरीके से, क्योंकि हम लगभग वक्त खत्म हो रहा है इस कार्यक्रम का, एक अंत में एक मैसेज किस तरीके से आप देखना चाहेंगे कि अभी भी किस तरह से लोगों को व्यवहार करने की जरूरत है, तब जबकि वैक्सीनेशन भले ही शुरू होने जा रहा है लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है? डॉक्टर सूर्यकांत जी, प्रधानमंत्री जी ने देखिए वर्ष के पहले ही में क्लियर कर दिया है कि अब उनका संदेश है दवाई भी और कड़ाई भी। देखिए अभी जो हम कोविड प्रिवेंशन प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे, यानी मिलने पर नमस्ते करना, हाथ धोते रहना, बाहर निकलने पर मास्क लगाना और शारीरिक दूरी बनाए रखना, इसको हमने नाम दिया है एक सोशल वैक्सीन। अब इस सोशल वैक्सीन के सहारे ही हमने 2020 की कोविड पैंडेमिक की लड़ाई लड़ी है। 2021 में हमारे पास आ रही है बायोलॉजिकल वैक्सीन, लेकिन बायोलॉजिकल वैक्सीन के बावजूद भी हमें सोशल वैक्सीन के नियमों का पालन करना पड़ेगा और करते रहिए। यही आपसे विनम्र निवेदन है कि वैक्सीन जरूर लगवाइए, वैक्सीन के बारे में कोई भ्रम मत पालिए। सबसे पहले हम लोग यानी डॉक्टर्स वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं और वैक्सीन लगवा के आपके सामने फिर हम आएंगे, इसी दूरदर्शन के माध्यम से आपसे बात करेंगे। इससे बड़ा कोई कॉन्फिडेंस आपको नहीं हो सकता है कि हम डॉक्टर्स वैक्सीन लगवाने के आए हैं और एक बार फिर आपके सामने रूबरू हुए हैं। और दूसरा, तब तक सोशल वैक्सीन का फॉलो करते रहिए,
आगे भी बायोलॉजिकल वैक्सीन लगवाने के बाद भी सोशल वैक्सीन का नियमों का पालन करते रहिए, नमस्ते करते रहिए, हाथ धुलते रहिए, मास्क लगाते रहिए और 2 गज की दूरी बना के रखिए। बिल्कुल, अब वक्त खत्म हो गया, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं डॉक्टर सूर्यकांत, जो आप कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवा के फिर वापस आप हमारे कार्यक्रम में आएंगे, और डॉक्टर मिश्रा इस वक्त वैक्सीन लगवाने के बाद हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वैक्सीन को लेकर एक विश्वास पैदा होता है, खासतौर से आप जैसे जो फ्रंट लाइन जो हमारे तरीके से वॉरियर्स हैं उनके इस प्रकार के कोशिश करने से। तो निश्चित तौर से बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों ही मेहमानों को, डॉक्टर मिश्रा आपका, डॉक्टर सूर्यकांत आपका, डॉक्टर वीना जी आपका और मंजरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर स्पीक में आज बस इतना ही, लेकिन हम लगातार आप लोगों से इस बात की अपेक्षा करते हैं, अपील करते हैं कि भले ही वैक्सीनेशन का वक्त क्यों ना आ रहा हो, लेकिन ये भी अपने आप में एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है और हर एक व्यक्ति तक वैक्सीनेशन की स्थिति आने में वक्त लगेगा, लेकिन तब तक हमको लगातार उस बिहेवियर या उस व्यवहार को बनाए रखना है जिसमें 2 गज की दूरी हो, मास्क पहनना हो और अपने साफ सफाई का ध्यान रखना हो। Absolutely, and we promise till the pandemic lasts, we are going to be a constant companion through Dr. Speak, get you all the verified information from a medical expert. For today, we'll conclude. Namaskar. Namaskar.